देव ऋषिकेश की धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ में मैं हूँ साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ ऋषिकेश की पावन धरती से। और ऋषिकेश जाना जाता है माँ गंगा के लिए, और इन दिनों तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और कल ही सावन का पहला सोमवार पड़ा था। बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो माँ गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो इसी के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कांवड़िया यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो यहाँ से जल लेकर जा सके और अपने अपने जिलों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट की तस्वीरें हैं। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का वो घाट कहलाया जाता है जो कि सबसे बड़े घाटों और सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। सुबह और शाम को यहाँ पर माँ गंगा की प्रसिद्ध आरती होती है जिसको अटेंड करने के लिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। बड़ी खबर से शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस आ रहे 18 दिनों के बाद में। आज कैलिफोर्निया में उनका स्पेसक्राफ्ट स्प्लैशडाउन करेगा, यानी कि लैंड करने वाले हैं। वो आज 3 बजे का समय बताया जा रहा है। 22 घंटे की यात्रा स्पेस से यहाँ तक करते हुए आएंगे वो आज। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम-4 मिशन के तहत स्पेस में गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। इससे पहले स्पेस में राकेश शर्मा गए थे। 18 दिन के बाद में स्पेस से शुभांशु शुक्ला आ रहे हैं। 25 जून को स्पेस पर गए थे शुभांशु शुक्ला और कई अहम जो शोध थे, जो रिसर्च थी, वो उनके द्वारा की गई थी। सबको बता दें कि देशवासियों को शुभांशु की वापसी का इंतजार है। शुभांशु 25 जून को स्पेस सेंटर पर गए थे और 18 दिनों तक वहां रहे थे। धरती पर लैंडिंग के बाद शुभांशु करीब 7 दिनों तक पुनर्वास की प्रक्रिया में रहेंगे, जहां डॉक्टरों के निरीक्षण में वो अपने शरीर को ढालेंगे। शुभांशु का ये स्पेस मिशन हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण है और आने वाले दिनों में इससे मिशन गगनयान को भी काफी मदद मिलेगी। बस हिंदुस्तानियों को इंतजार है उस पल का जब शुभांशु धरती पर कदम रखेंगे। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो कि बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का गैंग था वो चढ़ाना था, उसका भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद में पुलिस ने उसकी बड़ी कोठी को भी ध्वस्त किया। अब ऐसे में योगी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जितना खर्च उसकी अवैध कोठी को गिराने में आया है, जमींदोज करने में आया है, 8,55,000, वो भी अब छांगुर बाबा से ही वसूला जाने वाला है। उसकी कोठी पर नोटिस चिपकाया गया है। प्रशासन साफ बात कहती है कि आपका जो जमींदोज किया गया है, अवैध निर्माण जो कोठी जमींदोज की गई, उसमें 8,55,000 का जो खर्चा आया है जमींदोज करने के बाद, वो प्रशासन छांगुर बाबा से ही वसूलने वाला है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा बड़े स्तर पर एक धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, विदेशों से फंडिंग लेता था, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को, हिंदू लोगों को कन्वर्ट करता था और उनको मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट करवाता था। वहीं छांगुर को लेकर एटीएस ने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। गजवाए हिंद से लेकर हिंदू लड़कियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड क्या थे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का प्लान था कि गरीब हिंदू परिवारों की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए और फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए, ताकि बाद में ऐसी महिलाओं को आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सके। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के साथ ही छांगुर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मिशन में भी जुटा था, जिसका खुलासा खुद छांगुर के गिरोह का शिकार बन चुकी महिला ने किया है। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। गजवाए हिंद अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ही छांगुर ने पूरे देश में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया था। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर और उसके नेटवर्क के कोडवर्ड पर भी खुलासा हुआ है, जैसे हिंदू लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। हिंदू लड़कियों की ब्रेन वॉश की प्रोसेस को काजल करना कहा जाता था। किसी भी हिंदू लड़की को छांगुर बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल एटीएस को जांच में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।
अब बात करते हैं राजस्थान के जालौर। पेशी होनी है। मानहानि का यह पूरा मामला 2022 से चला आ रहा है और आज इसी मामले में राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट में पेश होना है। तो आपको बता दें कि साल 2022 में चीन के साथ में भारत की जो झड़प हुई थी उसको लेकर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई विवादित बयान दिए थे और उसी को लेकर आज ये पेशी होनी है। और उसी के बाद में राहुल गांधी के द्वारा इस मामले में चुनौती भी दी गई थी हाईकोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद आज राहुल गांधी की पेशी है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को आज एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होना है। राहुल गांधी की पेशी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर आज होनी है। दरअसल दिसंबर 2022 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी और इसी को लेकर राहुल गांधी बार बार बयान दिया करते थे, तो लखनऊ के कोर्ट ने राहुल को इस मामले में पेश होने का आदेश दिया था और हाईकोर्ट में जब उन्होंने चुनौती दी तो उन्हें राहत नहीं मिली थी। वहीं सोर्सेज के मुताबिक लखनऊ दौरे में राहुल गांधी और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला और सफाई कर्मी दिवंगत सुरेश कुमार के परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। और आज तो शुभांशु शुक्ला की स्प्लैश डाउन भी है, उनकी लैंडिंग भी होनी है वापस। 18 दिन वो स्पेस स्टेशन में रहे, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन की आज बैठक होने वाली है। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर भी पहुंचेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया जा सकता है। एससीओ की जो देश है वो इस बैठक में पहुंचने के लिए, शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ में उनकी बातचीत हुई है, ये भी जानकारी मिली है। तो आपको ये बता दें कि ये पहली बैठक है जो कि भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी गलवान में उसके बाद में हो रही है। ऐसे में पहला चीनी दौरा है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। शंघाई सहयोग संगठन की ये बैठक चीन के तियानजिन शहर में होने जा रही है, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 2022 में जो इंडिया और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ, गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में खटास जरूर देखने को मिल रही थी और उसके बाद में भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह पहला दौरा है। मॉनसून सेशन की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले एक अहम बैठक हुई है और पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक आज होने वाली है। तो आपको बता दें कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी इस बैठक में होने वाली है मौजूद और इसमें वो सरकार को घेरने की पूरी रणनीति करने वाली है क्योंकि मॉनसून सत्र आने वाला है और उससे पहले ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी रणनीति बनाएगी कि कैसे वो सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरेगी। 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के नेताओं के साथ में सरकार को संसद में घेरने को लेकर चर्चा की जाएगी और पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप भी यहाँ पर दिया जाएगा। बैठक सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद पर बुलाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस सरकार को बिहार वोटर लिस्ट में संशोधन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी। इस वक्त हमारी मौजूदगी ऋषिकेश में है और यहाँ पर भी कांवड़िए आते हैं। इससे पहले हम हरिद्वार से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से कांवड़िए यहाँ पर पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए, लेकिन अब आपको बता दें कि हरिद्वार में मामूली विवाद पर कांवड़ियों के बीच में उपद्रव हुआ है और इस बीच चश्मे की दुकान को कैसे तहस नहस किया गया आपको दिखाते हैं जानकारी। 3-4 लोग चश्मे की दुकान पर ताबड़तोड़ लाठी बरसा रहे हैं, दुकान में रखे चश्मे को चूर चूर कर रहे हैं। वीडियो हरिद्वार में हर की पौड़ी का है जहां शिव विश्राम गृह के पास कांवड़ी और दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद कांवड़ियों ने वहां जमकर हंगामा किया और दुकान में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट नजर आ रहा है और ये पूरा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में बिहार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासी आंच तेज हो गई। विपक्षी दल चुनाव आयोग की इस कदम को बैकडोर एनआरसी बता रहे हैं तो सत्ताधारी दल इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? आपको राइट ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये बैकडोर एनआरसी ना हो जाइए। भाई नवंबर में चुनाव होगा,
तो आप क्यों गरीबों को, खासतौर से सीमांचल के लोगों को पावरलेस बनाना चाहते हैं आप? चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के कुल वोटरों में से 1.59% की मौत हो चुकी है, जबकि 2.2% ने पता बदल लिया है या फिर मूल जगह से कहीं और चले गए हैं और ऐसे लोगों के पास 2 वोटर कार्ड है। वहीं 0.73% लोग ऐसे हैं जो बिहार छोड़ चुके हैं। ऐसे में करीब 4.52% वोटर यानी करीब 36 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। वहीं बिहार में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। हम कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता, दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल आने वाले चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं और सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं, लेकिन राजनीति के जानकारों के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट की जांच विपक्षी दलों के इस सपने को बड़ा झटका दे सकती है। बिहार में सियासी बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव के सूत्र वाले बयान पर प्रशांत किशोर ने अब तीखा हमला किया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा शोर मचता हुआ नजर आया था जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा सूत्र वाला बयान दे दिया गया था। उसके बाद में प्रशांत किशोर ने अब तेजस्वी यादव को घेरते हुए उनके राजनीतिक संस्कारों के ऊपर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले लोग हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में लगातार सियासत में बयानबाजी का स्तर गिर रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। भैया, तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। ये लोग जीत कर आएंगे तो फिर पूरे बिहार को कट्टा, अपहरण, लूट मार का केंद्र बनाएंगे। 3 वर्ष से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का शारीरिक, मानसिक स्थिति अब काम करने लायक नहीं है। नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार उनके अगल बगल के 3-4 भ्रष्ट मंत्री और 4-5 भ्रष्ट अफसर चला रहे हैं। जय गंगा मैया। कांवड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में कांवड़िए यहाँ से जल लेकर ऋषिकेश से, हरिद्वार से अपने अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। और ऐसे में एक कांवड़िया है मूलचंद त्यागी नाम का, जो कि इस वक्त काफी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हर हर महादेव का जय घोष करते कंधे पर कांवड़ उठाकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं महापंडित लंकेश रावण। रावण आया हरिद्वार में। रावण के भेष में मुजफ्फरनगर पहुंचे मूलचंद त्यागी अपने इस बेहद खास गेटअप के कारण सुर्खियों में हैं। रावण, दशानन रावण। वैसे तो रावण के चरित्र की चर्चा ज्यादातर विजयदशमी के दौरान अधर्म के प्रतीक के तौर पर होती है, लेकिन सावन के इस माह में लंकापति रावण को प्रकांड पंडित और भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त के तौर पर याद किया जा रहा है। रावण ने ही शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र भी लिखा था। शिव भक्तिया, शिव भक्त था रावण सबसे बड़ा। कभी भी उठा के देखो, इतिहास शिव भक्त रावण था। श्री रामचंद्र जी भगवान ने, रावण को पता था कि मेरी मृत्यु इसी के हाथ है, ये नर है, नारायण है, मेरी मृत्यु इसके हाथ है, इसलिए जब भी पूजा पाठ करने के लिए रावण ही पहुंचा था। रावण के गेटअप में आए कांवड़िए मूलचंद त्यागी हरिद्वार से गंगा जल लेकर निकले हैं। वो जहां जहां जाते हैं लोग उन्हें कौतूहल भरी नजरों से देखते हैं। मूलचंद की मंजिल है दिल्ली का बुराड़ी, जहां पहुंचकर वो शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। जल चढ़ाऊंगा बुराड़ी में, हरिद्वार से लाया हूँ जल चढ़ाऊंगा बुराड़ी में। हिंदू लड़कियों का
कराने वाला छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ऊपर अब बाबा बागेश्वर की तरफ से तीखा हमला किया गया है। बाबा बागेश्वर ने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी फर्जी बाबा हैं जो कि भेष धारण करके घूमते हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है। धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में हिंदू बेटियों का शोषण किया गया, जिसका अब खुलासा हो रहा है। कोई एक छांगुर या छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया, गंदा कृत्य किया। लगभग 3000 हिंदुओं को टोपी वाला बनाया। बाबा बागेश्वर ने लोगों को फर्जी बाबाओं से सावधान रहने की अपील की है। भारत में अभी बाबावाद बहुत चल रहा है। भारत में बाबावाद बहुत चल रहा है। हमें बाबाओं से दिक्कत नहीं है, हमको आपसे दिक्कत है। किसी गलत के चक्कर में ना पड़ जाए। छांगुर बाबा की लंबी फेहरिस्त है जो कि आपने देखी कि कैसे वो लंबा जो गैंग था उसका वो धर्मांतरण को आगे बढ़ा रहा था। अब ऐसे ही एक और बाबा का नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है जिसका नाम है कासिम पठान। ये यूपी के शाहजहांपुर से पूरी खबर सामने आई है जो कि लड़कियों को धोखा देकर फंसा रहा था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन से 18 हिंदू लड़कियों के फोटो और वीडियोस भी जब्त किए हैं और साथ ही साथ इस आरोपी का पूरा नाम क्या है, असली इसकी पहचान क्या है, इसकी सारी डिटेल्स आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नावेद उर्फ कासिम पठान नाम के शख्स पर हिंदू लड़कियों के साथ धोखाधड़ी और यौन शोषण करने का आरोप लगा है। आरोप है कि यह शख्स सोशल मीडिया पर शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। किसी को शक न हो इसके लिए वो तिलक लगाता था और कलावा पहनता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नावेद उर्फ कासिम पठान धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर पुतला फूंका। आरोपी नावेद उर्फ कासिम के मोबाइल फोन से करीब 2 दर्जन हिंदू लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इनमें से कई लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। पुलिस ने कासिम पठान को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 5 आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस अब अन्य पीड़ित हिंदू लड़कियों की भी पहचान कर उनके बयान दर्ज करने की तैयारी में है। तो आपको खबर बताते हैं दिल्ली से, जहाँ पे न्यू कोडली इलाके में एक अवैध मस्जिद बना दी गई। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को इस बात की जानकारी मिली तो आग बबूला हो गए। कार्रवाई की मांग कैसे करने लगे आपको दिखाते हैं पूरी खबर। दिल्ली के न्यू कोंडली इलाके में डीडीए की जमीन पर कब्जा कर अवैध मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। इस मस्जिद का नाम चंदा मदीना मस्जिद बताया जा रहा है। दिल्ली में न्यू कोंडली स्थित डीडीए ग्राउंड में अवैध निर्माण कर मस्जिद का काम चलाया जा रहा है। जहां मैं मौजूद हूं, पहले देखिए, यही वो दरअसल मस्जिद है जिसे अवैध निर्माण किया गया और यहाँ पर एक तरीके से देखिए किस तरीके से पूरे मस्जिद का निर्माण किया गया, जहां आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं फजर 5:10, जोहर 1:15, असर 5:30, मगरिब 7:25, ईशा, जुमा, ऐसे तमाम जैसे शब्द सामने लिखे हुए हैं जो कि नमाज के अलग अलग वक्त के यहाँ पे मेंशन की हुई है। साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पे नीचे पे चटाई भी बिछी हुई जहाँ पे लोग बैठ करके नमाज अदा करते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। पीएमओ समेत कई दफ्तरों में शिकायत भेजकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये दरअसल डीडीए ग्राउंड है और इसी डीडीए ग्राउंड में ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसे लेकर के तमाम जो हिंदू संगठन है वह भी काफी ज्यादा मुखर इस पर नजर आ रहे हैं। जहां विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है वह एलजी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अलग अलग संस्थानों में, विभागों में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ दीपक मलिक है, उनसे बात करेंगे। हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने कहाँ शिकायत करी है दीपक जी? देखिए, मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, पीएमओ में, गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री को और एलजी को, सब जगह मैंने ये शिकायत दी है। मस्जिद का नाम चंदा मदीना मस्जिद है, लेकिन इसके क्यूआर कोड को स्कैन करने पर कुछ और ही नाम सामने आ रहा है। क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया और इस पर लिख करके आ रहा है शाह नजार। ये देखिए, मैं अपने वीडियो में भाटी जी को जरा तस्वीरों को दिखाएंगे। देखिए
QR कोड लगा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है चंदा मदीना मस्जिद, यानी कि इस मस्जिद का नाम चंदा मदीना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के जो न्यू कोंडली जो इलाका है वहां पर डीडीए की जमीन है, जो बेहद ही कीमती जमीन होती है, बहुमूल्य जमीन होती है, ऐसे डीडीए की इस लैंड पे आखिर किस आधार पे पहले अवैध तरीके से यहाँ निर्माण किया जाता है, अतिक्रमित किया जाता है इस पूरे क्षेत्र को, और उसके बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया जाता है। फिलहाल हिंदू संगठन एक्शन मोड में है। अब देखना होगा कि इस अवैध निर्माण पर एक्शन कब होता है। को योग नगरी भी कहा जाता है और इसीलिए योग को प्रमोट सबसे ज्यादा यहीं से किया जाता है। साक्षी, ऋषिकेश ही वो जगह है जो कि जन्म स्थान है योग